तो साथियों, आज की गोष्ठी जो हमारे उद्देश्यों को लेकर चली थी उसमें हम सफल हुए हैं। और परिचर्चा के इस सत्र में मदन लाल राज के प्रथम काव्य संग्रह गिरगिट पर हमने परिचर्चा की है। और इस परिचर्चा में हमारे वक्ताओं ने पुस्तक के पक्ष विपक्ष, इसकी मजबूतियों, इसकी कमज़ोरियों दोनों को लेकर के बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर बातचीत रखी है। और उसका स्पष्टीकरण कवि महोदय मदन लाल राज ने अपने शब्दों में दिया भी है। और कविता के लाइनों के बीच में जो अर्थ छिपे होते हैं या उसके नेपथ्य में जो कवि सोच कर के शब्दों को गढ़ता है, उस पूरे अर्थ को समझना एक चुनौती होती है। क्योंकि कविता विचार सरणी की भी तरह चली जाती है और प्रतीकात्मक रूप से भी चली जाती है। कई बार हम भी उसको पढ़ने में भूल कर सकते हैं और कई बार लेखक उसको समझाने में कमज़ोर पड़ सकता है। बातें दोनों हैं। इसलिए साहित्य के समाजशास्त्र में जो कल्पनाएं की गई है वो लेखकीय सत्ता अलग है, पाठकीय सत्ता अलग है, आलोचकीय सत्ता अलग है, प्रकाश की सत्ता अलग है। ये सारे विंग हैं इसके अलग अलग ढंग के। तो लेखकीय सत्ता की जब बात हम करते हैं तो वह किस चीज़ को देख कर के उसको किस संदर्भ में देखता है, ये उसी के दायरे की बात है। उसको बढ़ाना, उसको घटाना, ये मुझे नहीं लगता किसी अन्य की बात है। क्योंकि जिस समय वो दृश्य देख रहा होता है वो उस दृश्य के साथ, अपनी दृष्टि के साथ अकेला खड़ा होता है। गोखरू का जो प्रतीक अर्थ मदन लाल जी ने लिया, हम उसे औषधि के रूप में ले सकते हैं। लेकिन उसके जो तीखेपन का जो इन्होंने दंश देने वाला, कांटे चुभोने वाला अर्थ लिया, गिरगिट का जो इन्होंने अर्थ लिया, उसके साथ ये स्वतंत्र है और लेखकीय सत्ता में खड़े हैं। पाठकीय सत्ता उन चीज़ों से हूबहू प्रभावित हो सकती है, लेकिन आलोचकीय सत्ता हूबहू प्रभावित कभी नहीं होती है। क्योंकि आलोचक भी एक लेखक ही होता है और लेखक अगर उस रूप में ना हो तो गंभीर अध्यता तो होता ही है। गंभीर अध्यता होने का मतलब यह है कि वह चीज़ों की कसौटी जानता है, किस चीज़ को कैसे परखना है। कविता अगर बात हुई है तो उसमें कविताई हुई है कि नहीं हुई है, उसका अर्थ पूरा संप्रेषित हुआ कि नहीं हुआ है, कवि जो कहना चाह रहा है कि कह पाया कि नहीं कह पाया, या कि उसके कुछ और अर्थ निकल गए हैं, बात कुछ और थी और कुछ और बन गई है। ये कवि कौशल को संदिग्ध बनाता है। ये एक प्रक्रिया है और ये एक ऐसी महीन प्रक्रिया है सुधारात्मक साहित्य के जिसमें न तो पूर्ण कभी लेखक होता है, न पाठक होता है, न आलोचक होता है, और प्रकाशक को इन सब से मतलब होता ही नहीं है। उसको तो जो आप दे दोगे, आज के प्रकाशक तो कम से कम उस चीज़ से दूर है, उसको एक राशि दिखती है। और खपत आज ज़्यादातर पुस्तकों की नहीं रही है। जब कभी हुआ करती थी तो लोग मनोरंजन पत्रिकाओं से, उपन्यासों से पाते थे, पुस्तकों से पाते थे। उस समय प्रकाशक लेखक के अधीन काम कर लेता था। लेकिन अब चूँकि पाठक पुस्तकों पर निर्भर नहीं रह गया है, इंटरनेट का दौर है, गूगल का दौर है, तो वो लेखक पर निर्भर नहीं है। तो जब पाठक लेखक पर निर्भर नहीं है तो ग्राहक लेखक पर निर्भर नहीं है, ग्राहक लेखक पर निर्भर नहीं है तो प्रकाशक की भी कोई बाउंडेशन लेखक के साथ अब बनती नहीं। उसको अपने व्यापार से काम है, उसे अपनी फर्म चलानी है और हमें समाज में बदलाव की लहर कायम रखनी है। तो जो हम समाज में बदलाव की लहर कायम रखने के हामी लोग हैं, उनकी जद्दोजहद इस समय में आके और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में अगर कुछ ना होने से बेहतर कुछ हो रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जब कोई कविताएं कलेक्ट होकर के किसी पुस्तक का रूप धारण करती हैं तो आप ये मानिए कि उसने पहला जो फेज़ था रचनाधर्मिता का वो तो कम से कम पार कर लिया है। क्योंकि जब तक कविता अपनी डायरी में है तब तक लेखक की अपनी है, और जब लेखक की डायरी से निकल के पुस्तक में प्रकाशित होती है तो वो लेखक की अपनी नहीं रह जाती है। सामने लेखक उपस्थित हो, जैसा कि आज मदन जी हैं, तो स्पष्टीकरण दे दिया
एक दूर दराज का बैठा हुआ पाठक या आलोचक जो मदन लाल जी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है या मदन लाल जी जिनके संपर्क में नहीं है, तो स्पष्टीकरण गैर जरूरी हो जाता है, वहाँ उसकी कोई आवश्यकता बन ही नहीं जाती है। तो इतना लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण की आदत शुरू से ही ना पालें, नहीं देना चाहिए कविताओं के बारे में। आलोचक ने जो कहा जैसे समझा, पाठक ने जो कहा जैसे समझा, हमने उससे क्या निचोड़ निकाला उसको मन में रखिए, और मन में रख करके अगली कविताओं में अगर वह वास्तव में ज़रूरी है तो उसका संवर्धन करें, वरना उपेक्षित कर दे। बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे यूकेलिप्टिस का आपने जिक्र किया, हर किसी को ये तथ्य मालूम नहीं होगा कि वो कितना लीटर पानी सोखता है और कितना वाष्पित कर देता है। ये तथ्य आपके अध्ययन में आ गया, आपने कविता में उपयोग कर दिया, पाठक वहाँ तक नहीं पहुँचा, वहाँ पेड़ लग चलिए खैर। लेकिन वाष्पित करने का जो एक बड़ा काम है, ये अगर दूसरा एंगल देखे तो ये तो बहुत बड़ा काम है। अगर वो इतने लीटर पानी सोख करके वाष्प में बदल देता है, उससे बादल बनते हैं, बारिश बदलती है, एक जल चक्र बनता है, जल चक्र में उसकी बड़ी भूमिका है। लेकिन आपने ये दिखाने की कोशिश की कि इर्द गिर्द के जो आसपास के छोटे मोटे पौधे हैं उनके हिस्से का भी वो सोख लेता है और उनकी जड़ों तक नहीं पहुंचने देता है। शोषण का है। आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है, नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है। ताकतवर दबंग लोग ज़्यादा ले जाते हैं हिस्सेदारी। संविधान जो हिस्सेदारी सबको देता है नागरिक के तौर पर, शिक्षित के तौर पर, वो कहाँ पहुँचती है लोगों तक? वो नहीं पहुँचती है। तो वे कौन लोग हैं? ये तो विडम्बना राजीव गांधी ने भी कही थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। तो 15 कैसे पहुँच रहे? 85 कहाँ शोषित हो गए? तो प्रतीक ये भी सटीक है। लेकिन अगर वैज्ञानिक तथ्य से देखेंगे, अब आप इस उदाहरण के बरक से केंचुए को लीजिए। पढ़ने में ये आता है कि केंचुआ अपनी लाइफ में 72 टन मिट्टी उपजाऊ बना देता है। 72 टन मिट्टी किसे कहते हैं यार? एक नस का एक नस है उसके अंदर, बस शुरू से आखिर तक क्या है उसके पास। और एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के अंग अकेले में है, इसीलिए ये उभयलिंगी प्राणी कहलाता है। इसे दूसरे लिंगी प्राणी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम उस तथ्य पर ना जाएं और बरसात में उसके द्वारा खाद में तब्दील की गई मिट्टी को देखें, कम से कम हम एसी में रहने वाले लोग, महानगर में रहने वाले लोग, तो वह केंचुआ घिन्न का पर्याय लगेगा। वो मिट्टी बहुत ख़राब दिखाई पड़ेगी। आप उस उपजाऊ बनाए गए खेत में नंगे पांव चल नहीं सकते हैं। लेकिन जो केंचुए की उपयोगिता जानता है वो जान जाएगा कि भाई इसकी वजह से मेरी फसल कितनी लहलहाएगी, किसान को इसका कितना फ़ायदा होने वाला है, मिट्टी की प्राणवायु केंचुए ने कितनी बचा दी है। तो ये लेखकीय सत्ता के अंतर्गत और पाठकीय सत्ता के अंतर्गत, आलोचकीय सत्ता के अंतर्गत एक तालमेल है, एक संवाद है। कितना तुम समझे भाई बताओ, कितना हम समझे हमने लिख दिया, ये सब चलता रहता है। इसलिए सुधार अंतहीन हो जाता है। सुधार इसलिए भी अंतहीन हो जाता है क्योंकि समय सापेक्ष चीज़ें बदलती चली जाती हैं। भाषा के बारे में बात आई है कि आप उर्दूदां नहीं हैं, उर्दू शब्दों का आपके लिए बाध्यता भी नहीं है। नुक्ते की बात आई है, खुदा में और खुदा में अंतर आ जाता है, जाहिल में और जाहिल में अंतर आ जाता है, बहुत सारे जहीन और जहीन में अंतर आ जाता है। बहुत जगह है ऐसे शब्दों के बारे में जहां आपको लगता है कि नुक्ता लगाने से अर्थ बदल जाएगा या हटाने से अर्थ बदल जाएगा, वहां अगर आपकी नॉलेज में है उसको आप रखें। नहीं तो नुक्ता के विरुद्ध भी बाकायदा एक आंदोलन चला है और हिंदी भाषा में से या देवनागरी लिपि में से नुक्ते को पूरी तरह हटा दिया गया है। जैसे ज़मीन आप बोलते ही नहीं है, हमेशा ज़मीन ही बोलते हैं। कहाँ बोल पाती है लोग व्यवहार में, लोग भाषा में कहाँ ज़मीन आप बोल पाएंगे? बोल ही नहीं पाते, ज़मीन ही बोल जाते हैं सब। बहुत सारे नाम में भी इनके यही गड़बड़ हुई है। भले ही आपने उसके तर्क खोज लिया है, 2-3 राजस्थान से जोड़ लिया, राजमिस्त्री से जोड़ लिया, वो ठीक है। उसमें मैं बता रहा हूँ कि आपकी चेतना में ऐसी बात रही हो, अब चेतना में ऐसी रही हो, लेकिन ज़्यादातर जो साहित्य में है वो राज ही उपयोग करते हैं। हम ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने राज लगा दिया तो ये एक उपनाम है। उपनाम आप स्वतंत्र हैं कि आप किस तरह रखें। इसमें भी हमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी जब ये पुस्तक पढ़ी थी तो मैंने भी कहा था कि राज है कि राज है। मैंने पूछा था, बोले सर शब्द तो आप राजी होता है सही मायने में तो, लेकिन राज चूँकि इसी संदर्भ में चला हुआ है तो चलने दो। मैंने कहा उपनाम है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्यों नुक्ता लगाना? राज है तो राज चलता रहिए, आपका उपनाम है। इन्वर्टेड कॉमास में आप इसको डाल कर रख दे, कोई दिक्कत नहीं आती। एक शब्द है, आपने गढ़ लिया। तो इस तरह से जो लेखकीय सत्ता की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस दायरे में मदन लाल राज जी आज हमारे पास सेकंड फेस में हैं। और ये कविताएं भी 2 शेड में आती है निकल के। 2 शेड इसके इस तरह से है
कि कुछ जो पहला भाग है इसका कविताओं का, मेरे ख्याल से आधे से अधिक कविताएं इस तरह की है जो प्रकृति से प्रतीकात्मक रूप में उठाई गई है, चाहे क्रांतिकारी चिड़िया की हो, गिरगट की हो, इत्यादि इत्यादि, जितने भी आप लेंगे। कुत्ते वाली बात है तो प्रतीकात्मकता और उसमें हास्य क्या पुट और उसमें व्यंग्यात्मकता वो इसलिए रही कि मदन लाल जी का जो प्राथमिक संपर्क है वो मंचीयता से है और मंचीय कवियों से है, और मंचीयता के गुण को ध्यान में रखकर भी समाज सुधार का, साहित्य सृजन का काम मदन लाल जी ने किया। उसके बाद जो इसके अंदर कविताएं आई हैं, जैसे भड़का हुआ मतदाता है, या रिक्शा चालक पे कोई कविता होगी, या घर गृहस्थी की कोई जो दुबत वाली कविताएं हैं, उन सब पर जो कविताएं आई हैं वो सब जो है उन प्रतीकात्मकता से हट करके समाज के सीधे सीधे यथार्थ से आ जुड़ी है। कहाँ शोषित लोग हैं, कहाँ वंचित लोग हैं, कहाँ लोगों की क्या भावनाएं हैं, कहाँ सत्ता का चरित्र शोषित के रूप में निखर के सामने आ रहा है, उसको प्रतीकात्मकता से कहें या डायरेक्ट कहें, वो सब आपने कहा। भड़का हुआ मतदाता पे जो पदम प्रतीक जी ने बात कही है, उसमें जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो भी मंचीयता के आग्रह के साथ साथ माणिक वर्मा है उनकी रचना के लगभग करीब है और उसी शैली में है। उन्होंने भी कहा लोकतंत्र के लुच्चो टुच्चो लफंगो सब कुछ कहा, और वो खूब सराही जाती है। और उसमें बहुत आप देखेंगे शब्दावली तो जो है उसका अर्थ भी बहुत व्यापक है। उसमें आप एक इतिहास के विद्यार्थी को पाएंगे, वो आंकड़े देंगे उसमें बाकायदा। माणिक वर्मा ने कविता गढ़ी है, आंकड़े पूरा दिया है, राजनीति का चरित्र गढ़ा है, वोटर का चरित्र गढ़ा है, अपनी स्थिति परिस्थितियां बताई हैं, शोषण का पूरा बिंब उकेरा है। तो वो चीज़ में हम थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, वो हर लेखक के साथ है। हर लेखक किसी भी लेखक के साथ सेम टू सेम कदम ताल कभी नहीं कर सकता है। गौतम प्रकाश जी है, कांसोटिया जी हैं, सुकुमार जी, मैंग जी, मदन जी, लोकेश जी, धीरे धीरे आगे पीछे हम लोगों की यात्राएं हैं। ये गोष्ठियाँ हम सबको उस विचारधारा पर एक होने की बात करती है कि कहीं हमारा कारवां ना भटक जाए, कहीं हमारी सामूहिक लड़ाई ना बिछड़ जाए, कहीं हम अपनी जो परंपरा है, लंबी परंपरा, उससे ना कट जाए, कहीं हम साहित्य सृजन का उद्देश्य ना भूल जाए। तो इस पर लाते रहने के लिए गज़लशालाएँ हैं, ये परिचर्चाएँ हैं, ये साहित्यिक गोष्ठियाँ हैं। और मदन लाल जी के किताब पर मैंने 12-14 पेज लिखे भी हैं। इसमें भूमिका के तौर पे है, इनकी तुक वाले जो आग्रह की बात है वो भी मैंने कही है, इसमें मंचीयता का जो आग्रह है वो भी कही है, और भी इसमें जो हल्कापन है जहाँ जहाँ वो भी इसमें दर्ज है, और जहाँ इनकी खासियत है वो खासियत भी सामने आई है निकल करके सामने। और 2 भागों में ही इन कविताओं को बांट करके आप देख सकते हैं। हालांकि आगे जो कविताएं आ रही हैं उसमें आपको वर्गीकरण की गुंजाइश नहीं मिलेगी। वो कविता आपको आपकी केंद्रीयता से नहीं हटने देगी। आपकी केंद्रीयता और लेखक की अपनी जिम्मेदारी के बरक्स एक जगह टिका हुआ है, स्थिर हुआ है, भटकाव नहीं है। और यह सब संभव हुआ है हम सब लोगों के सामूहिक साथ, सामूहिक समझ से और हमारी विचारधारा से। तो मदन लाल राज जी को इस सेकंड फेज में और अधिक संवर्धित होने और परिष्कृत होने, परिमार्जित होने के लिए हम बधाई देना चाहते हैं। और आगे की पुस्तकों में हम मदन लाल जी का और सशक्त सुगढ़ रूप साहित्य और विचार की दृष्टि से देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो निष्ठा, जो लगन, जो प्रतिबद्धता मदन लाल जी में दिखाई पड़ रही है, उसका प्रतिफलन आने से कोई रोक नहीं सकता है। वह निश्चित तौर से अपने समय में अपना असर, अपनी पदचाप जरूर छोड़ेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। हम हृदय की गहराइयों से मदन लाल राज जी को इस पुस्तक के लिए, आगामी पुस्तकों के लिए आपको बधाई देना चाहते हैं। जहाँ जहाँ सुधार की जो बात मिलती चले, सुधारते चलो और गढ़ते चलो, रचते चलो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।